Internal respiration. Name the organs which are involved in it. हमें हर एक चीज को दो पहलू होते हैं. हर कोई चीज जो है एक इसका इंटरनल साइड होता है और दूसरा एक्सटर्नल साइड होता है. इंटरनल साइड मीन्स अंदर का, एक्सटर्नल साइड मीन्स बाहर का. बाहर से तो आपको पता है रेस्पिरेशन, हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, इतना हमें पता है. और एनवायरनमेंट से हमें हवा मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है. ये अल्लाह ने खुद ही हमारे लिए इंतजाम कर रखा है. इसको हम नोज और माउथ के जरिए बॉडी में लगाते हैं. फिर उधर क्या हो रहा है उस दुनिया की हमें पता नहीं है पता किसी को? अब हम वही पढ़ेंगे. तो इंटरनल रेस्पिरेशन, इट इज आल्सो नोन एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन. जो ये इंटरनल रेस्पिरेशन है इसको हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा? सेल्यूलर रेस्पिरेशन. इंटरनल रेस्पिरेशन उसको आप बताओ या आप इसको बताओ सेल्यूलर रेस्पिरेशन. इसका क्या मतलब है? द प्रोसेस बाय विच सेल जनरेट्स एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज बाय प्रोडक्ट्स. ये वो अमल है जहां से हमारी सेल ताकत पकड़ती है, ताकत हासिल करती है फ्रॉम ग्लूकोज. वो ग्लूकोज जो हम खाना खाते हैं, जो हमारे फूड से अंदर से बहुत सारी प्रोसेस होते हैं, जो लास्ट प्रोसेस उसको होती है उसको बोलते हैं ग्लूकोज. जो ग्लूकोज सेलों में हो जाता है फिर ये इसको एनर्जी में जनरेट होता है हमारी सेलों को. और वहां रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वहां कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एंड वाटर एज ए बाय प्रोडक्ट. और उसके साथ अलावा एक वाटर भी निकलता है हमारे ग्लूकोज से और कार्बन डाइऑक्साइड भी. मैं आपको इस तरह बेटा बताऊंगा. जिस वक्त हम घर में किसी वक्त गिरियां कुटते हैं या कोई दाना कुटते हैं और जब उसको हम कुट के क्या पीसेस बनाते हैं, आटा जैसा बनाते हैं, जब हम उसको फिर देखते हैं उधर वहां हमें पानी भी निकलता है, वो तरी भी महसूस होती, उससे पानी निकलता. इसी तरह जिस वक्त हम किसी चीज को एनर्जी में तब्दील करेंगे उस वक्त प्रोसेस जो होती है वहां कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है. जैसे हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, बैटरी क्या देती है इंजन को? करंट. और करंट से इंजन मूव करता है, इंजन स्टार्ट हो जाता है. टैंकी से क्या आता है? तेल. क्या आता है? टैंकी से क्या आता है? जब तेल आता है गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और वहां एनर्जी पैदा होती. तेल को जब करंट लगती है इंजन में, इंजन जब उसको काम में लगाता है, इंजन जब फंक्शनल बनता है तो वहां से उस तेल में थोड़ा धुआं भी निकलता है. वो धुआं कहां से पास हो जाता है? साइलेंसर से, और चला जाता है और किस में? हमारे इस एटमॉस्फेयर में. और इस तरह वहां कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है. इसी तरह हमारी बॉडी में भी यही सूरत हाल होती है. अब उन ऑर्गनों का कौन कौन से ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होते हैं? किसमें? इंटरनल रेस्पिरेशन में या हमारी इस सेलुलर रेस्पिरेशन में. तो वही मैंने लिखा है बेटा, द ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड इंटरनल रेस्पिरेशन आर एज. पहला जो ऑर्गन इसमें है बेटा, खामोश रहो, हार्ट. क्या है? हार्ट. हार्ट हमारा कहाँ है? यहाँ है. देखो उधर ठक ठक होता है, जैसे क्या होता है? ये फंक्शन में होता है. ये हार्ट का क्या काम है बेटा? पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी सेल्स. ये पंप करता है
जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी जिस ब्लड में ऑक्सीजन हवा मिला हुआ होता है, तो द बॉडी सेल्स कहाँ भेजता है इसको? बॉडी सेल्स में। जहां जहां हमारी बॉडी सेल्स लगा पूरी बॉडी में इसको भेजता है। फिर है आर्टरीज। क्या है? आर्टरीज। आर्टरीज का काम बेटा क्या है? कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द सेल्स। ये आर्टरीज क्या करता है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठाते हैं कहां से? हमारे हार्ट से, और भेजता है कहां? हमारी पूरी बॉडी के सेलों में। फिर है कैपिलरीज। दूसरा है, तीसरा है इसमें, उसको बोलते हैं कैपिलरीज। एलो ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज को एलो करता है, दावत करता है, टू डिफ्यूज इनटू द सेल्स, ताकि ये फैल जाता है किसमें? सेलों में। ये जगह पैदा करता है जहां ये कहां किसको लेता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है, ऑक्सीजनेटेड ग्लूकोज को ये लेता है कहां? हमारी तमाम सेलों में, जहां हमें एनर्जी मिलती है। जहां हमें क्या मिलती है बेटा? एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलती है। फिर है बेटा सेल्स। क्या है? सेल्स। सेल देखो, स्पेसिफिकली द माइटोकॉन्ड्रिया। सेलों में ये भी समझो एक सेल है। क्या? ये भी एक सेल, उसमें एक आला है जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे आप देखो हमारी इस इन्वर्टर को देखा होगा ना आपने, वहां कॉयल भी होती है, वहां बाकी वो छोटे छोटे क्या पुर्जे होते। इसी तरह हमारी सेल में एक पुर्जा है, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया विद इन द सेल्स। ये हमारी सेलों में होता है। वायर सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। जहां सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस हो जाती है, यानी जहां हमें एनर्जी मिलती, जहां ग्लूकोज ट्रांसफर होता है किसमें? एनर्जी में। फिर ब्लड। क्या है? ब्लड। ब्लड का कलर क्या है? रेड। जब मैंने यहां रेड ही लिखा है ना, ब्लड का कलर क्या है? रेड है। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन ग्लूकोज एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू आउट द बॉडी। इस ब्लड का काम है, ये ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट मीन्स चलाना, एक जगह से दूसरी जगह लेता है। किसको लेता है? ऑक्सीजन, ग्लूकोज एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। ये ऑक्सीजन वाले हवा ये खून को भी चलाता है, ग्लूकोज पे भी आगे ले जाता है, और जो वहां वेस्ट प्रोडक्ट्स आपको मालूम है क्या है? वहां कार्बन डाइऑक्साइड, उसको बॉडी से बाहर फेंकता है। उसको क्या बॉडी से बाहर ले आता है? कौन? ब्लड। ये ब्लड का काम है, इसलिए कितना ब्लड हमें बहुत जरूरी है। फिर है लिम्फेटिक सिस्टम। दूसरा एक सिस्टम वहां है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, इसी तरह इधर एक लिम्फेटिक सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? लिम्फेटिक सिस्टम। हेल्प्स इन रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सेल्स। इसका काम है जो इसमें टॉक्सिक चीजें हमारी ब्लड में होता है, उसको ये, या वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है, उसको ये बाहर निकालता है, उसको ये बाहर फेंकता है हमारी सेलों से ये उसको निकालता है कि आपका यहां काम नहीं। विद इन द सेल्स द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स आर इन्वॉल्व। और सेलों में ये चीजें, ये समझो एक किस्म का हथियार यहां हमें जरूरत लगता है हमारी सेलों में। जिस तरह एक मैकेनिक को चाबी भी होती है, प्लास भी होता है, पेचकश भी होता है ना। जो कोई काम करता है, मिस्त्री कोई तार भी होता है, तभी काम करेगा ना। इसी तरह हमारी सेलों में भी अल्लाह ने कुदरत रखी। अल्लाह की कुदरत भी देखो, उसकी कारीगरी भी क्या अजीब है कि देखो उधर उसने बहुत से सामान रखे हैं। ऑर्गेनेल समझो, सामान, ऑर्गेनेल क्या? सामान, छोटे छोटे सामान जो उधर हमें जरूरत आते हैं। इसमें एक है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसको सीधा समझो, ये है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। ये ताकत देता है हमारी सेलों को।
where cellular respiration occurs. जहां क्या सेल्यूलर रेस्पिरेशन occurs, यानी जहां हमारा ग्लूकोज एनर्जी में ट्रांसफर हो जाता है। फिर है बेटा साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म। सीधा द रीजन बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। ये वो जगह है जो सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन समझो आप हमारी सेल की बॉर्डर, सेल की बॉर्डर होता है, सेल अलग अलग होती है ना, उसकी बॉर्डर और न्यूक्लियस जो उसका मरकज है, उसके दरमियान एक परत होती है, एक तह होती है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। Where some cellular reactions takes place, जहां कुछ सेलुलर रिएक्शंस, यानी जहां ताकत की कुछ एक्शंस होती हैं, तो उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस को अलग करता है, अलग करता है। इसके बाद बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूल। क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूल दूसरा एक सिस्टम है। इसको ये समझो ये एक नेटवर्क है। ये समझो ये सामान की एक अटैची होती है। जिस तरह कोई मिस्त्री चला जाता है तो उसको एक अटैची होती है, उसमें प्लास भी होता है और चाबी भी होती है, पेशकश भी होती है, सोल्यूशन भी होती है, कुछ तारें भी होती है, वो मोम भी होता। इसी तरह ये भी समझो ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल्स एंड सिस्टर्नी। ये एक नेटवर्क है, मेम्ब्रेन तहों की होती है, उसमें बहुत से ट्यूब्स होते हैं, थैलियां होते हैं, एंड ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स। और ये क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है छोटे छोटे ज़रात को, हमारे खाने के ज़रात को ये ट्रांसपोर्ट करता है। इन्वॉल्वड इन सेलुलर रेस्पिरेशन, जो इन्वॉल्व होती है, जिनका काम होता है सेलुलर रेस्पिरेशन के साथ। इस तरह बेटा मैंने आपको आज बोला सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है, और मैंने आपको बोला इंटरनल सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है। और हर एक चीज को दो पहलू होते हैं, एक एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। तो आज हमने इंटरनल पढ़ा। क्या पढ़ा? इंटरनल। मुझे उम्मीद है आपने अच्छी तरीके से समझा होगा और आपको जहन में आया होगा। मुझे ये भी पता है कि अभी ये आपके स्टैंडर्ड से थोड़ा बाहर हो जाता। जब इंशाल्लाह आप हायर क्लास में जाएंगे आपको पूरा पता चलेगा वहाँ कि ये तमाशे हमारा मास्टर जी जो हमें पढ़ाता है। इस वक्त आपको लगता है ये फजूल काम है, लेकिन उस वक्त आपको याद आएगा और मैं भी आपको उस वक्त याद आऊँगा कि ये लेक्चर क्या है। और इसी तरह आपको बोर्ड भी सामने उस वक्त दिखाई देगा जैसे मैं उस वक्त आपको पढ़ाता होगा। तो घर जाके इस लेक्चर को फिर सुनना, सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना, कमेंट्स भी लिखना अच्छे तरीके से, और तन्हाई में बैठकर अच्छे तरीके से इसको फिर समझने की कोशिश करना। और सुबह वापसी पर अगर किसी जगह समझ नहीं आया होगा तो मुझे बताना, मैं फिर समझाऊंगा। तो खुदा हाफिज़।